हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किए तो रमेश का वेतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि रमेश का वेतन जो है, रमेश का वेतन 100 रुपया है। ठीक है, जिसमें कि वो अपनी पत्नी को अपने वेतन का 65% दे देता है। यानी कि 100 का 65% कितना हो जाएगा, 100 का 65% 65 हो जाएगा। और यही 65 जो है वो 650 रुपये के बराबर दिया, यानी कि उसकी पत्नी को मिला है 650 रुपया प्रश्न के अनुसार, और हमारे अनुसार कितना मिला है 65 रुपया। इसलिए एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर में हो जाएगा ये 65 से 65 कट जाएगा, यानी कि एक बराबर में 10 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग माने हैं कितना, रमेश का वेतन माने हैं हम लोग 100 रुपया। इसलिए यहाँ से 100 रुपया बराबर में हो जाएगा 10 गुने में 100, यानी कि 100 दहाइयाँ 1000 रुपया। रमेश का इनकी वेतन जो है वह 1000 रुपया है। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 2/3 है तथा दोनों संख्या का योग जो है वह 60 है, तो पहली संख्या का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया है पहली संख्या जो है, पहली संख्या वह दूसरी की 2/3 है। यहाँ से ये दूसरी संख्या को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहली और बटा में हो जाएगा दूसरी और बराबर में हो जाएगा 2/3। ठीक है, और यहाँ से दिया दोनों संख्याओं का योग 60 है। यहाँ पर इसका योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका योग हो जाएगा 2 और 3 5, यानी कि 5 का मान दिया है 60, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 12। इसमें पूछा है पहली संख्या का मान कितना है। पहली संख्या का अनुपात कितना है, 2 है, यानी कि 2 बराबर में हो जाएगा 12 गुने में 2, यानी कि पहली संख्या जो है वह 24 है। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया है अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप बराबर में दिया है 36 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर में होता है 36 r/7, बराबर में दिया है 36 सेंटीमीटर, क्योंकि 36 ले 36 कट गया। यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर में होता है πr²/2। यहाँ से पाई का मान रख लेंगे 22/7, और गुने में हो जाएगा r कितना है 7 गुने 7, और पूरे के बट्टे में हो जाएगा 2। तो ये 7 से 7 कट गया, यानी कि यहाँ से आ गया 154/2। ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 77 बार में, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो आ गया वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कि अर्धवृत्त का परिमाप 36 r/7 कहाँ से लिखे हैं, तो ये दोस्तों यहाँ से लिखे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ कोई हमारा एक अर्धवृत्त है, ठीक है, जो कि ओ केंद्र यहाँ पर है, ये r हो गया और ये r हो गया, यानी कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो दोस्तों ये पूरे का परिमाप बोला है, तो परिमाप बराबर में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पूरे वृत्त का 2πr/2, क्योंकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में 2 से भाग देना पड़ेगा, और प्लस में हो जाएगा यहाँ से 1 ठो r और 1 ठो r, यानी कि 2 ठो r यहाँ से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 2 कट गया, यानी ये कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया πr प्लस में 2r। ठीक है दोस्तों, यहाँ से r को मान लेंगे, यहाँ से आ जाएगा पाई प्लस में 2। तो दोस्तों यहाँ से पाई का मान भर देंगे, यानी कि r इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 और प्लस में
2, यहाँ से 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि R इंटू 22 प्लस में 14 और बटे में हो जाएगा 7, यानी कि कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 22 और 14 36 R/7। ठीक है दोस्तों, ये जो आया है 36 R/7 और अर्धवृत्त का परिमाप वह यहाँ से आया है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी कुछ सामान को 150 रुपये में खरीदता है। यदि अतिरिक्त खर्च जो है वो 12% है तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर उस सामान को बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया है, यानी कि सीपी दिया है 150 रुपये में खरीदता है और अतिरिक्त खर्च कितना है, 12% है, यानी कि 150 का 12% है। खर्च निकाल लेंगे, खर्च कितना हो जाएगा, 150 का 12% निकाल लेंगे, ये कर जाएगा 50 तिहाई 150 और ये 50 दूनी 100 और ये 2 छक्के 12, यानी कि खर्च कितना है, 18 रुपया है। तो बोले कि 10% लाभ कमाने के लिए, तो जब लाभ कमाएगा सीपी को और खर्च को जोड़ने के बाद वो लाभ कमाएगा। एक टोटल इसका सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ खर्च के बाद यहाँ से हो जाएगा टोटल सीपी इसका हो जाएगा 150 और प्लस में हो जाएगा 18, यानी कि 168 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। अब वो 10% लाभ कमाना चाहता है इसी 168 रुपया पर, यहाँ से हो जाएगा एसपी बराबर में हो जाएगा यहाँ से 168 गुने 10% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 110 और बटे में हो जाएगा 100। यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और यहाँ से हो जाएगा 11 8 88, 11 6 66 और 8 74 के 4 हासिल 7 और 11 7 18, यानी कि 184.8 रुपया, यानी कि 184.8 रुपये में अगर वो बेचेगा सामान को तो 10% का लाभ कमाएगा। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 4 क्रमागत संख्या का योग जो है वो 154 है। चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं वो जो संख्या है क्रमागत संख्या, पहला है x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, तीसरा x + 2 हो जाएगा और चौथा x + 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं का योग दिया है 154, इनका योग निकाल देंगे, यानी कि x प्लस में x + 1 और प्लस में हो जाएगा x + 2 और प्लस में हो जाएगा x + 3 और इसी का मान दिया है 154। यहाँ से कितना योग आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा योग 2x 3x और 4x, यानी कि 4x और प्लस में आ जाएगा ये 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि 4x प्लस में 6 बराबर में आ जाएगा 154। तो दोस्तों यहाँ से 4x बराबर कितना आ जाएगा, 4x बराबर में आ जाएगा यहाँ से 154 माइनस में 6, यानी कि 148 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा यहाँ से 148 और बट्टे में 4 है, यानी कि 4 × 12 और 7 × 28, यानी कि x बराबर में आ गया यहाँ से हमारा 37। ठीक है दोस्तों, और इसमें बोला है कि चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x + 3 होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। सबसे बड़ी संख्या बराबर में हो जाएगा x + में 3, x का मान कितना निकाल रहे हैं, 37 निकाल रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा 37 और प्लस में 3, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो है वो 40 है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल कैलकुलेटर का अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपया है और एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट मिलती है। पहली छूट जो है वह 10% की है। यदि ग्राहक उसके लिए 612 रुपया देता है तो दूसरी छूट की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दिया है कैलकुलेटर का अंकित मूल्य दिया है 800 रुपया और पहला छूट है 10% की, यानी 800 का माइनस 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से छूट के बाद कितना राशि बच जाएगा, छूट के बाद इसका राशि बच जाएगा 720 रुपया।
फिर दूसरा छूट दिया होगा, और दूसरा छूट के बाद कितना रुपया देता है, 612 रुपया देता है। ठीक है, यहाँ से कितना रुपया कम दिया है, यह दिया है 720 माइनस 612, यानी कि 108 रुपया कम दिया है। ठीक है, छूट के बाद दिया है। और किसे छूट मिल रहा है, 720 रुपया से, और गुने में हो जाएगा 100, यह D2 निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 चौक 72, और ये कर जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये कर जाएगा 9 तिया 27, और ये 20 नवा 180, और ये 20 पाँचे 100, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया, D2 बराबर में आ गया, दूसरा छूट बराबर में आ गया 15%। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस 8 x प्लस 2 और 4x प्लस 4 का औसत जो है वह 10 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर में होता है टोटल संख्याओं का योग, और बाटा में होता है नंबर ऑफ संख्या। नंबर ऑफ संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ से औसत कितना दिया है, यहाँ से औसत दिया है 10, यहाँ से लिखेंगे 10 बराबर में इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का योग हो जाएगा x प्लस में x माइनस 8 प्लस में x प्लस में 2, और प्लस में हो जाएगा 4x प्लस 4, और बटे में जो कितना संख्या है, वो संख्या है 1 2 3 और 4 है, क्योंकि बटे में हो जाएगा 4 है। 30 4 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा गुना में, क्योंकि 10 चौके 40 बराबर में हो जाएगा इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2x 3x और 4 7x, यानी कि 7x, और इसका हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 2 और प्लस का 4, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा -2 को इधर लेकर आएंगे, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 40 और प्लस में 2 बराबर में 7x, यानी कि 42 बराबर में आ गया 7x, यानी कि x बराबर कितना गया, x बराबर में आ गया 6। ठीक है दोस्तों, तो वो संख्या निकाल लेते हैं। संख्या कितना है, संख्या है x माइनस 8 x प्लस 2 और 4x प्लस में 4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x का मान भर देंगे, क्योंकि x का मान कितना आ जाए, 6 हो जाएगा, फिर 6 माइनस 8 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, और 6 प्लस 2 8, और 4x प्लस में 4 यानी 6 चौके 24 और 4 28। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी का गुणनफल पूछ रहा है। यहाँ से हो जाएगा 6 गुने -2 गुने में 8 और गुने में 28, इस सभी का गुणनफल कितना हो जाएगा, इन सभी का गुणनफल हो जाएगा माइनस का 2688, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैली में 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये के 225 करेंसी नोट क्रमशः 3:7:5 के अनुपात में है। इनमें से 25 रुपया जो है वो खर्च हो गए हैं, और बची हुई राशि जो है वो 500 रुपये के करेंसी नोटों में बदल ली गई है। तो 500 रुपये के करेंसी नोटों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया है नोटों का अनुपात, नोटों का अनुपात कितना दिया है, 3:7:5 दिया है, और कुल नोट कितना दिया है, 225 है। अनुपात में कुल कितना हो जाएगा, अनुपात में टोटल हो जाएगा 7 3 10 और 5 15, लेकिन 15 बराबर में दिया है 225, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर में हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कितना में हो जाएगा, नोटों की संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। नोटों की संख्या बराबर में हो जाएगा 15 तिया 45 अनुपात 15 सते 105 और 15 पाँचे 75, लेकिन नोटों की संख्या गया, ये नोटों का अनुपात था, यहाँ से दिया है 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 45 है। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 45 गुने 5, ये रुपया हो गया, और फिर हो जाएगा 105 गुने में 10, और फिर हो जाएगा
75 गुने में 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रुपये कितना आ जाएगा, यहाँ से रुपया आ जाएगा 5×25 और 5 के 20 2 22 यानी कि 225 रुपया यहाँ से आ गया। और यहाँ से आ जाएगा 250 रुपया और यहाँ से आ जाएगा 0 5×25 7×5 35 और 2 37, 3750 रुपया यहाँ से आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से टोटल रुपये कितना हो गया, जिसमें कि 25 रुपये इसका खर्च भी हुआ है। यहाँ से टोटल रुपये निकाल लेंगे और टोटल रुपया हो जाएगा 5 5 5 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 4 और 1 5 यानी कि 5025 रुपये इसका टोटल राशि है, जिसमें कि 25 रुपये इसका खर्च हो गया। अब शेष राशि कितना बचा, अब इसका शेष राशि बचा है 5000 रुपया। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं 5000 रुपये को वो 500 के करेंसी नोटों में बदल लिया गया है। ठीक है, यहाँ से 500 से भाग दे देंगे, यहाँ से आ जाएगा नोटों की संख्या, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 500 के नोटों की संख्या कितना गया, 10 तक गया। और यही बोल रहा है कि 500 रुपये के करेंसी नोटों की संख्या कितनी है, 500 रुपया के करेंसी नोटों की संख्या 10 तक गया, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंकित और सुमन की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। जब उन्होंने 36 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी की तब अंकित की आयु का 5 गुना सुमन की आयु को 6 गुना के बराबर था, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया है अंकित और सुमन के आयु में अंतर दिया है 4 वर्ष का, और उसके बाद बोल रहा है कि 36 वर्ष पहले, यानी कि अंकित के 36 वर्ष पहले का 5 गुना बराबर है सुमन के 36 वर्ष पहले के 6 गुने के। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 5 और माइनस में हो जाएगा 180 और बराबर में हो जाएगा 6 यानी कि सुमन, और माइनस में हो जाएगा 216। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 5 अंकित और सुमन किधर लेकर आएंगे, यानी कि -6 सुमन बराबर में हो जाएगा -216 और प्लस में हो जाएगा 180। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5 अंकित माइनस में 6 सुमन बराबर में हो जाएगा -36। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम कर लेते हैं कि अंकित बराबर में हो जाएगा 4 प्लस में सुमन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम अंकित का मान यहाँ से भर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू में 4 प्लस में सुमन और माइनस में हो जाएगा 6 सुमन बराबर में -36, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5 के 20 प्लस में 5 सुमन और माइनस में 6 सुमन बराबर में आ जाएगा माइनस में 36, यानी कि प्लस का 5 सुमन और माइनस का 6 सुमन, यानी कि माइनस का सुमन बराबर में हो जाएगा -36। ये प्लस का 20 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि माइनस का 20, यानी सुमन बराबर कितना आ जाएगा, सुमन बराबर में आ जाएगा 56 वर्ष। ठीक है, जब सुमन बराबर में 56 वर्ष आ गया तो अंकित का कितना आ जाएगा, अंकित का यहाँ से आ जाएगा 60 वर्ष, क्योंकि इन दोनों के आयु में अंतर जो है वो 4 वर्ष का अंतर है। तो बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, अंकित का निकाले हैं 60 और सुमन का निकाले हैं 56, तो इन दोनों का आयु का योग हो जाएगा 116 वर्ष, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाई आरेख भारत के विभिन्न बैंकों में दिसंबर 2020 तक अनर्जक अस्थियों यानी कि एनपीए की जानकारी देता है। यदि सभी बैंकों का कुल एनपीए जो है वो 400 लाख करोड़ है, तो बैंक डी का एनपीए लाख करोड़ में कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख लेते कितना परसेंट दिया है, यहाँ से दिया है 25%, 5 30% और 20 50%, और ये टोटल 50%, यानी कि 100% बराबर में दिया है 400 लाख करोड़ है। ठीक है, यहाँ से 1% बराबर में निकाल लेंगे, 1% बराबर में हो जाएगा 4, जिसमें कि बोल रहा है डी का एनपीए, डी का कितना है 25 है, इसलिए 25% बराबर में निकाल लेंगे। 25% बराबर में हो जाएगा 4 गुने में 25, यानी कि 25 चौके 100,
100 लाख करोड़ जो है वो डी का एनपीए है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।